माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का प्रारंभ होते हुए या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राभृता या वीणावरदण्ड मंडितकरा या श्वेतपद्मासना या पधारे सभी संकाय सदस्यों छात्रों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो सभी अपनी विभिन्न प्रकार की व्यस्तताओं में से समय निकालकर कार्यक्रम में आए। भाई साहब, यह अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ संक्षिप्त में ABRSM महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों का एक राष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन राजस्थान में 1956 से रुकता राष्ट्रीय के नाम से शैक्षणिक वातावरण निर्माण और सांस्कृतिक वैचारिक अधिष्ठान के हेतु कार्य कर रहा था, जो अब 2023 से अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान उच्च शिक्षा के नाम से कार्य कर रहा है। संगठन में लगभग 6000 निजी महाविद्यालय और राजकीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के शिक्षक जो हैं अभी शामिल है राजस्थान में। संगठन का ध्येय वाक्य है राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज। इसी ध्येय को पूर्ण करने के लिए संगठन वर्ष भर में महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां एवं कार्यक्रम आयोजित करता है। सत्र के प्रारंभ में गुरु वंदन कार्यक्रम, वार्षिक प्रदेश अधिवेशन, कर्तव्य बोध दिवस, नव संवत्सर कार्यक्रम इनमें प्रमुख है। इस वर्ष भारतीय सांस्कृतिक एवं नारी सशक्तिकरण की प्रतीक लोक माता अहिल्या देवी होलकर के 300वें जन्म जयंती दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में आज का कार्यक्रम जो है 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती तथा 23 जनवरी सुभाष चंद्र जयंती के मध्य में कर्तव्य बोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह कार्यक्रम शिक्षक साथियों और समाज में कर्तव्य भाव को जागृत करने के लिए किया जाता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हमारे मुख्य वक्ता हमारा उद्बोधन देंगे। मुख्य वक्ता के रूप में आज हमारे अग्रज आदरणीय डॉक्टर गंगा श्याम गुर्जर जी वैसा पधारे हैं। आप सहायक विदेशक शिक्षा के पद पर विभिन्न महाविद्यालयों में सेवारत रहे हैं और विगत 2 वर्षों से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आप संगठन के विभिन्न दायित्वों का कार्य करते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहे हैं। आपने सेवानिवृत्ति के पश्चात भी संगठन कार्य हेतु अपना समय देना तय किया है और वर्तमान में आप ABRSM राजस्थान के प्रदेश सह संगठन मंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं। अधिक समय न लेते हुए मैं भाई साहब को अपने उद्बोधन आशीर्वचन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। के अंतर्गत हमारे मध्य विराजमान मंच पर आज के प्राचार्य और मेरे अभिन्न मित्र भी आदरणीय डॉक्टर विवेक शर्मा जी, हमारे इस संगठन के जिला इकाई के अध्यक्ष, राजसमंद जिले के अध्यक्ष आदरणीय मुकेश मेहता जी, इस इकाई के सह सचिव संचालन कर रहे प्रोफेसर प्रमोद श्रीमाली जी, इस कार्यक्रम में विराजमान हमारे सभी संकाय सदस्य, आचार्य बंधुओं बहनों, हमारे सभी छात्र और छात्राओं, मुझे जानकारी दी गई परीक्षाएं चल रही हैं और चूंकि जैसा अभी आपने विषय परिवर्तन में बताया कि हमारे कुछ स्थायी कार्यक्रम है इस संगठन के, कार्यक्रम तो करने हैं पर जो असल उद्देश्य हमारा जो है, वास्तविक जो हेतु है, ये शक्ति भविष्य के जो बैठे हुए हमारे समक्ष, इसका न होना अखरता, लेकिन इतनी संख्या में आए इससे मुझे बड़ी खुशी हुई। साथियों, अभी विषय परिवर्तन में बताया था 1900
88 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का इसलिए इसका गठन हुआ, कुछ लोगों ने विचार किया कि हम उस समय ट्रेड यूनियंस का दौर चल रहा था और ज्यादातर सबका एक रहता था कि हमारी मांग, हमारे वेतन भत्ते, एक मतलब केवल अपने स्वार्थ की बात है, उसमें कहीं राष्ट्र और समाज नहीं होता था। राष्ट्र के बारे में सोचने वाले कुछ विद्वान, शिक्षक और इस राष्ट्र के नागरिक, कुछ मनीषियों ने ये विचार किया कि हमने मनुष्य का भी जन्म लिया है, हम ऐसे प्रोफेशन में आए कि हम राष्ट्र के निर्माता भी कहलाते हैं, तो हम केवल ये हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, इसके साथ साथ उसमें तो पीछे नहीं रहना है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी कुछ समाज के प्रति जिम्मेदारी है, इस राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है, उसके लिए भी कुछ कार्य किया जाए। तब कुछ ऐसे 3 स्थायी कार्यक्रमों का निर्माण किया। 20-25 लोग एकत्रित हुए थे और वो केवल ये सोच करके चले थे कि हम देश में खड़ा करेंगे इस संगठन को, जो राष्ट्र के बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना ही है, लेकिन इस देश को भी आगे रख के चले। कल्पना की थी, जरूरी नहीं थी इतना सफलता मिल जाए, लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है 16 लाख सदस्यों के साथ 29 राज्यों में वो संगठन काम कर रहा है और बड़ी खुशी की बात है कि इस राष्ट्र के लिए काम करने वाले इतने लोग तैयार उन्होंने किए, उनको प्रणाम करता हूं। ऐसे लोग जिन्होंने इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया, उस कड़ी में ये कर्तव्य बोध का कार्यक्रम है। गुरु वंदन का कार्यक्रम होता है क्योंकि गुरु शिष्य के संबंधों में कहीं कहीं कुछ डिटोरिएशन आया है, वो सम्मान नहीं रहा जो हमारे भारतवर्ष में होता था, हमारी संस्कृति में होता था, वो नहीं है, उसमें कमी आई है, इसलिए गुरु वंदन करते हैं। एक कर्तव्य बोध का कार्यक्रम 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती से स्टार्ट करके और सुभाष चंद्र बोस की जो 23 जनवरी को है उस तक ये पखवाड़ा चलता है कर्तव्य बोध का कार्यक्रम। आज हम उस पर बात करेंगे। कर्तव्य बोध पर एक वर्ष प्रतिपदा, जो नव वर्ष, भारतीय नव वर्ष जिसको कह सकते हैं, नवा संवत बोलते हैं हमारे यहाँ, वो आने वाला है। अभी ऐसे 3 कार्यक्रम स्थायी हैं। जैसा अभी आपको बताया वैसा हमने समसामयिक विषयों पर कुछ व्याख्यान और करवाता है संगठन को, लगता है एक संगठन की जागरूकता है। अभी अहिल्याबाई को लेके जो बताया होलकर जी का, हमने 300वां जन्म शताब्दी वर्ष मनाया, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, उसके व्याख्यान हुए थे, आप सब साक्षी बने होंगे। ऐसे कार्यक्रम संगठन करता है। कर्तव्य बोध कहीं कहीं कुछ इससे हमारे सबके ध्यान में तो आता होगा कि कर्तव्य के बोध की बात होगी। ऐसा नहीं है बोध नहीं है, लेकिन कुछ तो है, कुछ लगा कि हम कहीं न कहीं अपने कर्तव्य से विमुख होते जा रहे हैं। यानी जो हमारे करणीय कार्य हैं, जो हमें करने ही चाहिए, उनकी तरफ भी उदासीनता दिखाई दे रही है। तब कहीं कहीं ये आवश्यकता है और उसको प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष हम ये इस पखवाड़े में याद करते हैं, अपने अपने कर्तव्यों के बारे में बात करते हैं। ये बात बिल्कुल तय है कि बिना कर्तव्य के तो कुछ होना ही नहीं। कर्म करना यानी कर्म तो करता है, प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है। हम शिक्षक है, अध्यापन का कार्य करते हैं, विद्यार्थी अध्ययन का भी करते हैं, माता पिता का भी काम करते हैं, और जो दायित्व है उनका भी निर्वहन करते हैं। करना होता है, लेकिन हम कितना करते हैं, उन कर्तव्यों के प्रति हमारा समर्पण कितना है, उस पर चर्चा करने की बात है। कोई भी व्यक्ति, जो जितने भी व्यक्ति महान हुए हैं, सफल बने हैं, या जिन्होंने इतनी ख्याति अर्जित की है, उन सबके पीछे एक अवयव तो कॉमन है, बिल्कुल निश्चित रूप से कॉमन है, कर्तव्य परायण, यानी कर्तव्यों के प्रति समर्पण का भाव।
इसके बिना कोई सफल नहीं हुआ है, किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हुआ है। और इन कर्तव्यों के निर्वाह के लिए जो हर समय तत्पर रहता है, वो मैं समझता हूं सबसे बड़ा श्रेष्ठ गुण है किसी भी व्यक्ति का, तत्पर रहना। उदासीनता देखने को मिलती है, हम अपना मनन करें कि हम कितने तत्पर हैं अपने इस दायित्व का, अपने कर्तव्यों को निर्वहन के लिए हम कितने तत्पर हैं, प्रतिपल जागरूक जो रहेंगे, ये सर्वश्रेष्ठ गुण है। क्योंकि जितने भी धर्म संगत मैंने इसलिए कहा है कि हमारी संस्कृति में, हमारे देश में इन कर्तव्यों को धर्म से जोड़ा है। हम सब ग्रामीण परिवेश में भी देखते होंगे, कहीं न कहीं शहरी क्षेत्र में भी देखते होंगे, कई बार कहते हैं यार मेरा धर्म नहीं है, ये आपका धर्म है, आपको ऐसा करना है। तो धर्म का मतलब तो रिलीजन होता है। यह विशेष रूप से प्रतिपादित अर्थ है कि ये धर्म है, यानी कि वो दायित्व है, यानी कि वो कर्तव्य है। यानी अपनी समाज और संस्कृति जिसको उचित मानते हो, तर्कसंगत मानते हो, उसको व्यक्तिगत और सामाजिक आचरण में प्रकट करना वो कर्तव्य है, वो धर्म है, वही दायित्व है। हम कितना कितना कर रहे हैं, ये मनन करने वाला विषय। कोई भी राष्ट्र होता है, हमारा राष्ट्र है, उसकी एक मान्य परंपराएं होती है, धरोहर होती है, उसका वैभवशाली इतिहास होता है। और देश एक भूखंड है, उसमें नागरिक निवास करते हैं और एक विशेष प्रकार से शासन पद्धति से शासन होता है। परंतु जो राष्ट्र की जीवन धारा है, उसमें कर्तव्य बोध ही एक मान्य परंपरा के रूप में उसका आधार बनता है। कर्तव्य बोध, राष्ट्रीयता का जो बोध है, उसको कर्तव्य बोध माना गया। राष्ट्र के अंदर राष्ट्रीयता वो हमको देखने को मिलती है, इसलिए राष्ट्र को हम सर्वोपरि कर रहे हैं। वो बोध है क्या? फिर उसमें एकत्व का भाव है क्या? क्या हम सब मिलकर के ये सोच रहे हैं कि हमको इस राष्ट्र के लिए समर्पित रहना चाहिए, राष्ट्र के लिए एक होना चाहिए? वो एकत्व का जो भाव है, वो कर्तव्य की याद दिलाता है, वो दिलाता है। उससे हम सोचते हैं कि ये हमारी ड्यूटी है। और अधिकार की इसके साथ साथ बात चलती है, उसको बहुत जल्दी पहचानते हैं लोग और बहुत जल्दी बात करते हैं उस अधिकार की। हमारे पॉलिटिकल साइंस के अपने आचार्य बंधु बहने हैं, कर्तव्य और अधिकार दोनों दिए हैं, ये बताए गए हैं, अधिकार हमारा ये है। उस अधिकार की तरफ बहुत जल्दी जा रहा है व्यक्ति और कर्तव्यों को पीछे छोड़ रहा है, उनसे विमुख हो रहा है। जबकि कर्तव्य प्रधान है और अधिकार आनुषंगिक है, प्राथमिक रूप से तो कर्तव्य है। ये हमारी पूंजी है। और हमारे जो भारतीय जीवन मूल्य हैं, उनके अनवरत प्रवाह के पीछे भी अदृश्य रूप में कर्तव्य एक ऐसी शक्ति है जो संस्कारों के वाहक का कार्य कर रही है। हम पीढ़ी दर पीढ़ी सीख रहे हैं। हमारे बुजुर्ग जो है हमको बताते हैं, जो छात्र छात्राएं ये जानते होंगे कि जो भी बुजुर्ग हैं वो पुराने बुजुर्गों की बात आपको बता रहे हैं, पहले हम खुद पर अप्लाई किया, अब आप भी ऐसा करिए, बताते हैं ना। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे परिवार में ऐसा होता है। ये क्या है? ये परंपरा है, ये जीवन मूल्य हमारे। और उन जीवन मूल्यों को वो कर्तव्य जो है वो अदृश्य रूप में उसी को प्रवाहित कर रहा है। अनवरत रूप से जो प्रवाहित हो रहे जीवन मूल्य आज भी है। और हमारे देश में तो खास तौर से, मैं पाश्चात्य की बात नहीं करता, वहां अधिकार की बात होती है। हमारे यहाँ कर्तव्य को प्रमुख माना गया है और धर्म से जोड़ा है। क्योंकि बोलते हैं ना, हमारे यहाँ राजधर्म की बात होती है, राजा का ये धर्म नहीं, क्या धर्म नहीं है। तो धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है।
राजा का ये धर्म नहीं है, यानी राजा का ये कर्तव्य नहीं है, या कहेंगे कि राजा का तो ये धर्म है, वो प्रजा को ऐसा ऐसा करे, तो वो धर्म है। इससे क्या होगा, हमारा जुड़ाव भी बढ़ता है, धर्म एक जोड़ने का काम भी करता है। और आप ये तय मानिए कि यदि हम अपने अपने कर्तव्यों को कर रहे हैं तो सामने वाले के अधिकार की रक्षा स्वतः ही हो रही है, अपने आप ही हो रही है। अगर राजा प्रजा के लिए सेवा करेंगे, सभी समस्त कार्यों को करेंगे, तो प्रजा के अधिकारों का रक्षण हो रहा है ना, फिर अधिकार की बात क्या करेंगे। और अगर प्रजा अपने कर्तव्यों को निभा रही है तो राजा के अधिकारों का रक्षण हो रहा है। गुरु अपना कार्य कर रहा है, इन शिष्यों के अधिकार का रक्षण हो रहा है। शिष्यों का अधिकार क्या है, इनको अध्ययन करवाना, वो हो रहा है, इनका अधिकार है, पूर्ण हो रहा है। तो ये बड़े आसान है कि कर्तव्य और अधिकार, हमारा कर्तव्य, अधिकार सामने वाले का पूरा हुआ है। कर्तव्य पड़ोसी के प्रति भी हो सकता है। आज पड़ोसी के कहते हैं ये पड़ोसी धर्म निभा रहे हैं, वो क्या हुआ, धर्म कहां से आ गया। पड़ोसी धर्म निभाना यानी पड़ोसी को हम अगर सहायता कर रहे हैं तो उसके अधिकारों की रक्षा हो रही है, और वो हमारी सहायता कर रहा है, हमारे अधिकारों की रक्षा हो रही है। इसलिए हमारे यहां धर्म के साथ जोड़ा गया कर्तव्य। प्राचीन काल से ही कर्तव्यों को बड़ी गतिशीलता के साथ प्रवाहित होते हुए हम सबने देखा है। जैसे सरिता का प्रभाव होता है, उस प्रवाहित होने से ही उसमें ऊष्मा और ऊर्जा मिलती है। अवरुद्ध होने से तो जीवंतता ही खत्म हो जाएगी सरिता। यही कर्म के ऊपर लागू, कर्तव्य के ऊपर लागू है। इसीलिए पाली ग्रंथ में हमारे यहां लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तना। संस्कृत के विद्वान पढ़ते हो, हमारे यहां बहुत सारे जो महान व्यक्ति हुए हैं, मैंने अभी पहले निवेदन किया था आपको, उन सबके पीछे कर्तव्य है, कर्म है। उन्होंने तपस्या की है, ऊंची ख्याति अर्जित की है, प्रसिद्धि प्राप्त की है, तो कर्तव्य को ठीक से निर्वाह करके किए। और हम तो सो रहे होते हैं, ऐसे महान लोग तो अपनी कार्यशीलता में ही पूरी रात निकाल देते हैं और इतने बड़े बनते हैं। इसलिए कहा गया है गीता में, स्वय स्वय कर्मण्यवृत्तये संसर्धम लभते न। श्रीमद् भागवत गीता में। इसलिए हमारे यहां जो कर्तव्यों को धर्म के साथ जोड़ा गया है, तो धर्म के अनुसार यानी शास्त्र के अनुसार कर्तव्य करना, जो नैतिक रूप से उचित है उन कामों को करना। उदाहरण तो दोनों ही है, आपके समक्ष समाज में मिलेंगे। कर्तव्यों का निर्वहन कौन कैसे कर रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको दूसरे कर्तव्यों से फुर्सत नहीं, समाज उन कर्तव्यों के लिए क्या सोच रहा है इसकी उनको चिंता तक नहीं है ना। और कर्म करते रहना चाहिए, ये हमारे यहाँ गीता में बताया, कर्मण्येवाद का रास्ते मां फले सुख करना चाहिए। यानी अकर्मण्यता से कर्मण्यता की ओर, अधीरता से धीरता की ओर, और आसक्ति से अनासक्ति की ओर ले जाने का उद्घोष ही तो है इसमें और क्या है। सतत रूप से गतिशील रहना, कर्म करते रहना, वरना जैसे सरिता का प्रवाह अवरुद्ध होता है तो व्यक्ति का अवरुद्ध हो जाएगा, व्यक्ति बढ़ जाएगा, तो राष्ट्र कहां है फिर। राष्ट्र तो हम नागरिकों के जो कर्तव्य है उनसे राष्ट्र है। आप किसी भी देश के बारे में सोचेंगे तो उनका भौतिक विकास भी जो हुआ है वो कर्तव्य से हुआ। उनकी जो प्रगति हुई है, और भारत ने इसी कर्तव्य से, भारत ने तो पूरी मानवता का विकास किया है, ये प्रमाण है। विश्वगुरु रहा है भारत, और आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक उन्नति तो की ही है।
उसके पीछे एक ही बात है, सदा याद रहे कर्तव्य, हमेशा कर्तव्य को याद रख के चलना है, तो ये प्रगति है। अच्छा, किसी भी क्षेत्र में हमारे यहां, आप किसी भी क्षेत्र में अगर कर्तव्य को से विमुख होंगे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। एक उरी का हमला हुआ था, हम सबको ध्यान है, कश्मीर में हुआ था। उस समय 2 पत्रकारों पे एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी न्यूज़पेपर में, उसको पढ़ा था। वो कह रहे थे बीएसएफ के जवानों ने युद्ध के समय छुट्टी कैंसिल करा ली कि नहीं, हम छुट्टी नहीं जाएंगे। ये इनके जो मंसूबे हैं उनको पूरा नहीं होने देंगे। महिला सैनिक जो सुरक्षा प्रहरी का कार्य कर रही थी, उन पर घर से प्रेशर आया कि आप अपनी ड्यूटी इस बॉर्डर से हटा करके ऑफिस में लगवा लो। उन पर परिवार से दबाव आया कि आप छुट्टी आ जाओ, लेकिन उनको सैल्यूट करना होगा हमें। हमारे देश की वो जो मातृशक्ति जो वहां बॉर्डर पर सुरक्षा प्रहरी के रूप में थी, उन्होंने घर वालों के किसी परामर्श को नहीं माना, ड्यूटी पर अड़िग रही। क्या था ये? देशभक्ति का तो था ज्वार, और क्या था? सदा याद रहे कर्तव्य, वो ड्यूटी याद थी, ये हमारी ड्यूटी है। हर क्षेत्र में आप कहीं भी ले सकते हैं, अगर कर्तव्य से विमुख होंगे तो हम भी पीछे जाएंगे, परिवार भी पीछे जाएगा और ये देश भी पीछे जाएगा। इसलिए कर्तव्य आवश्यक रूप से, अधिकार साथ साथ चल रहा है, पर उससे कुछ स्वार्थ की भावना पैदा होती है, ऐसा महसूस किया है। अधिकार की बात आएगी तो वो स्वार्थ उसमें प्रमुख रूप से होगा। और हमारे यहां धर्म और कर्तव्य की किसी की भी बात करेंगे तो सब जगह एक ही आग्रह है कि करना क्या चाहिए, लेना क्या चाहिए ये नहीं है। लेने में तो लालसा है, और अधिकार की बात करेंगे तो स्वार्थ जगेगा ही जगेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत है। क्या था महाभारत में? आपके ध्यान में वो अधिकार की अतिरेक ही तो था। महाभारत में अधिकार की अतिरेक ही तो था। अधिकार और पाने और लेने की जो संभावनाएं थी, उन्हीं से महाभारत जैसा विस्फोटक स्थिति युद्ध की पैदा हुई थी। इसलिए हम अपने कर्तव्यों को प्रमुख रूप से सामने रखते हुए, अधिकारों को पीछे रखते हुए अगर अपने मार्ग पर चलेंगे तो हम अपना भी, परिवार का भी और इस देश का भी कहीं ना कहीं भला कर सकेंगे, प्रगति में सहायक बन सकेंगे, ऐसा मानते हैं। इसके उलट क्या हो रहा है? रिश्वत कौन लेता है? आपने देखा होगा कि हम अपने कर्तव्यों की तो बात ही छोड़िए, इस राष्ट्र के खिलाफ जो शक्तियां खड़ी हुई हैं उनको जासूसी कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा अखबारों में, जासूसी करते पकड़े गए। वो किसकी दे रहे हैं? वो तो प्रतिपल सुरक्षा प्रहरी तो वहां रक्षा कर रही है देश की, और कुछ हम आप में से ऐसे नागरिक भी हैं जो जासूसी करके पाकिस्तान या दूसरे देश के लिए हमारी जो चीजें उनको दे रहे हैं। ये क्या है? ये कौन सा कर्तव्य है? ये अधिकार का अतिरेक है, स्वार्थ का अतिरेक है, ये लेने की लालसा है। उनको क्या होता है? कुछ पैसा मिलता है और उस पैसे की खातिर वो राष्ट्र को दांव पर लगाने के लिए तैयार होते हैं। लगाया ना, कितने लोग गिरफ्तार हुए केवल और केवल लालसा लेने की है। वो धन ले रहे हैं, राष्ट्र की चिंता नहीं है उनको। आपने सबने देखा होगा, अभी कुछ आंदोलन हुए देश में, प्रमाणित रूप से विदेशों से पैसा आया है उसके लिए,
कुछ नहीं करना, बैठे रहना है। क्यों? इस देश को अस्थिर करना है। चाहे कोई भी सरकार हो, सरकार को अस्थिर करना है, देश को अस्थिर करना है, अपना काम बस इतना ही। इसके एवज में बैठे रहना, 1 महीने बैठना, इतना पैसा मिलेगा, ये लालसा है, कर्तव्य नहीं है अपने, ये लालसा है। इसमें कहीं ना कहीं हम एक महाभारत के एक प्रसंग को, दुर्योधन को और याद करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। दुर्योधन को हम सब जानते हैं। वो कहते हैं कि मैं धर्माचरण के बारे में जानता हूं, परंतु मेरी प्रवृत्ति नहीं है। वो कहते हैं कि मैं जानता हूं लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उससे मैं मुक्ति नहीं हो पा रहा। आज समाज में दुर्योधन जैसे अनेक लोग ऐसी राह पर चल रहे हैं, खुद का, परिवार का और देश का, सबका नुकसान कर रहे हैं। जो धर्माचरण को जानते हैं लेकिन हम प्रवृत्ति नहीं बना रहे, हम अधर्म को जानते हैं उससे छुटकारा नहीं ले रहे, जानते हुए भी नहीं ले रहे, वहां कष्ट जाता है। कोई नहीं जानता है उसको समझाया जा सकता है। कहते हैं ना, सोते हुए को जगाया जा सकता है, जगे हुए को कैसे जगाया जा सकता है। और ये स्थिति कर्म की है। करणीय कार्य जो है उनको छोड़ रहे हैं, अकरणीय को करते जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति और हमारी जो समाज की संस्कृति है उसको भी छोड़ते जा रहे हैं। हम अर्जुन के बारे में सब जानते हैं। कुरुक्षेत्र में वो भी कर्म अकर्म, करणीय अकरणीय के लिए विमुख हो गए थे ना। भगवान श्री कृष्ण जैसे गुरु उनको मिले और उन्होंने उनको उस मार्ग बताया पुण्य कमाने का और ज्ञान दिया, सदमार्ग पर चले, आगे बढ़े। लेकिन दुर्योधन जैसे और बहुत से लोग हैं जो आज भी ऐसा कर रहे हैं। मैं समझता हूं इन सब चीजों को पहचानने का दिन है, या जब भी हम कर्तव्य बोध दिवस की बात करेंगे तो अपने अपने सद्कर्मों के बारे में मंथन करेंगे, विचार करेंगे। कौन से कार्य हमारे करणीय हैं, कौन से कार्य समाज में नैतिक रूप से हमें करने चाहिए, उन पर विचार करने की आवश्यकता है। हम शिक्षा के मंदिर में बैठे हुए हैं, शिक्षक है। अब जापान में एक शब्द है, कल्चर है, वो करोशी, करोशी नाम है, करोशी। उस करोशी कल्चर में क्या है कि जो निर्धारित घंटे काम करने के हैं उनसे ज्यादा घंटे वो लोग काम करते हैं। करोशी नाम दिया है उसका, राष्ट्र के लिए समर्पण। अभी हम देखते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा सा कई बार ज्यादा देर रुकना हो जाता है तो उसमें तो उसमें हो जाती है। ऐसा नहीं चलेगा साहब, नहीं चलेगा साहब, बिल्कुल नहीं चलेगा। हम अपनी संस्थान के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने लिए ही तो कर रहे हैं सब कुछ। कहीं न कहीं विचार करके इन सब चीजों पर अपने समर्पण का कुछ ध्यान रखने की थोड़ा आवश्यकता है, ऐसा सोचने का दिन है। आज विद्यार्थी जो बैठे हैं हमारे बीच में, आपके ऊपर तो बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि देश के भविष्य आप ही हैं। ये कर्तव्य की जो भावना है, अब आप देखिए, दुर्योधन बनना है या युधिष्ठिर बनना है, अर्जुन बनना है, इन पात्रों का चयन अपने को करना है। और कहीं न कहीं ये हम सीखते हैं, अपनी संस्कृति से सीखते हैं, अपने पूर्वजों से सीखते हैं। आज परिवार में बैठ करके शायद हमारी माता बहनें भी बताते हैं, आपको पता नहीं बेटा आपके दादाजी ऐसे थे, कैसे थे कि पूरा गांव उनका सम्मान करता था, ऐसे थे। क्यों करता था सम्मान? वो ईमानदार थे, उनमें नैतिक बल था। कहते हैं ना
वो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बालक भी कहीं न कहीं उसी रूप में प्रकट हो और ये हमारा नाम रोशन करे। तो ये विचार करने का आप लोगों का है। मैं समझता हूं, मैं अब ये कर्तव्य बोध की जो चर्चा है इसको हम समाप्त करेंगे और मुझे यहाँ ये अवसर दिया, मैं आपको अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं और आप सबने मुझे सुना शांति से। पता नहीं हुआ तो क्या है, लेकिन आपने सुना, आप सबका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय योगाचार्य भाई साहब का। और मेरा ये निश्चित रूप से मानना है कि आपके उद्बोधन से जो हमारी ये नई पीढ़ी है, नव पीढ़ी है, महाविद्यालय के जो सभी छात्र हैं, ये निश्चित ही आज ये शिक्षा लेंगे कि हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहना है। और जब तक हमारे को हमारा कर्तव्य बोध नहीं होगा तो हम हमारे समाज को और हमारे देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मैं हमारे आज के अतिथि और मुख्य वक्ता जी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर विवेक शर्मा सर को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मुझे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अंतर्गत कर्तव्य बोध दिवस पर धन्यवाद ज्ञापन करने का सुअवसर मिला है। इस सुअवसर का लाभ उठाते हुए मैं सर्वप्रथम हमारे आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता जो कि संगठन सह सचिव हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने अपने इतने व्यस्ततम समय से वैसे कुछ समय निकालकर हमें दिया और अपने सारगर्भित व्याख्यान से हमें लाभान्वित किया। इसके बाद मैं जिला सचिव मुकेश मेहता जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इसके साथ ही इस हॉल में उपस्थित सभी अपने शिक्षक साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इन सबसे ज्यादा मैं यहाँ के छात्रों के लिए आभारी हूं कि उन्होंने अपने इस समय जब उनके एग्जाम चल रहे हैं उस समय से अपना समय निकालकर इसको इम्पोर्टेंट समझा और यहाँ पर अपना समय दिया। धन्यवाद।